स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक भारतीय टीम को अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करने में 5 महीने लग गए। वर्ष 2007 भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे घटनापूर्ण वर्षों में से एक था। इस वर्ष 2 विश्व कप हुए, एक ओडिया विश्व कप और एक T20 विश्व कप, और इन 2 विश्व कपों के बीच भारतीय क्रिकेट ने अपनी यात्रा के सबसे बुरे और सबसे बुरे क्षणों का अनुभव किया। वर्ष की शुरुआत में जो खिलाड़ी अपने ही देश के दुश्मन लग रहे थे, वे वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय नायक बन गए। यह क्रिकेट की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक वापसी और 24 साल बाद भारतीय टीम द्वारा जीती गई ICC ट्रॉफी की है। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको 2007 के T20 विश्व कप की याद दिलाता हूं, जहां भारतीय टीम ने अपनी खोई हुई उम्मीद और गौरव पाया था। यह विश्व कप भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। भारतीय क्रिकेट के सम्मान, भारतीय क्रिकेट की अवधारणा और T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट के भाग्य के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं कि यह T20 विश्व कप क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया और इस विश्व कप में भारतीय टीम की वापसी एक महाकाव्य वापसी क्यों थी, और यह भारतीय टीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। सितंबर 2007 में T20 विश्व कप शुरू होने से 5 महीने पहले मार्च में वनडे विश्व कप का आयोजन हो रहा था, और यह वनडे विश्व कप भारतीय टीम के प्रदर्शन का गवाह बना, जहां भारतीय टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई। इससे भारतीय प्रशंसक काफी निराश हुए। क्रिकेट समुदाय अपने सबसे निम्नतम दौर से गुजर रहा था। सभी ने मांग की कि टीम में तुरंत बदलाव किए जाएं। इसलिए अगले 5 महीनों में भारतीय टीम में बड़े बदलाव होंगे। टीम में पहला बड़ा बदलाव यह हुआ कि वनडे टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने T20 विश्व कप में खेलने से इनकार कर दिया। ये वरिष्ठ खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली थे। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के स्तंभ माने जाने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों ने T20 विश्व कप में खेलने से क्यों मना कर दिया था? इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि तेंदुलकर, द्रविड़ और गांगुली ने अब तक एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है, और ऐसे में वे युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे। भले ही यह एक प्रयोगात्मक मामला था, उस समय T20 प्रारूप बिल्कुल नया था और भारतीय प्रबंधन ने इस टूर्नामेंट के लिए एक युवा और तरोताजा टीम भेजने के बारे में सोचा, ताकि इन युवा खिलाड़ियों का जोश भारत को इस प्रारूप में जीत दिला सके। इसलिए जब टीम की घोषणा हुई तो कप्तान से लेकर खिलाड़ी तक कई बदलाव हुए। यह टीम भी काफी आकर्षक दिख रही थी, जिसमें गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज शामिल थे। गेंदबाजी लाइनअप में पीयूष चावला, योगेंद्र शर्मा, यूसुफ पठान, इरफान पठान, अजीत अगरकर, हरभजन सिंह, RP सिंह और श्रीसंत शामिल थे। यह टीम इतनी नई थी कि रोहित शर्मा और यूसुफ पठान इस विश्व कप में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने जा रहे थे। इस टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष थी, जो विश्व कप टीम के लिए काफी कम है। संदर्भ के लिए 2024 T20 विश्व कप में खेलने वाली भारतीय टीम की औसत आयु 30 वर्ष है। इस युवा टीम की कप्तानी 26 वर्षीय MS धोनी को सौंपी गई, जिन्होंने शुरू से ही अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करनी शुरू कर दी। टीम के कोच अब ग्रे चैपल नहीं रहे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि लालचंद राजपूत और ग्रे चैपल को कोचिंग की जिम्मेदारी से क्यों हटाया गया। भारतीय टीम की रणनीति बहुत सरल थी कि उन्हें बिल्कुल भी दबाव में आकर या स्थिर होकर नहीं खेलना था, बल्कि हर क्षण आक्रामकता दिखानी थी। कुछ साल बाद युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय टीम के पास इस विश्व कप में खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें जितना संभव हो उतना आक्रामक खेलने की जरूरत है।
इस विश्व कप में कुल 12 टीमें भाग ले रही थी और इन 12 टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया था। इसके बाद प्रत्येक ग्रुप से 2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी और फिर टूर्नामेंट वहीं से आगे बढ़ेगा। भारत के अलावा स्कॉटलैंड और पाकिस्तान भी भारत के ग्रुप में थे। भारत का पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था। लेकिन भारत का अगला मैच अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ था और आप जानते हैं कि इस मैच को लेकर कितना उत्साह है। इस मैच की भावना इन दोनों देशों के लिए सिर्फ खेल से कहीं ज्यादा है और खासकर इस मैच में दर्शकों को ज्यादा मजा आने वाला था, क्योंकि इस मैच में जो हुआ वह क्रिकेट का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह मैच दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित किंग्समेड ग्राउंड पर खेला जा रहा था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान MS धोनी को भी नहीं पता था कि उनका यह फैसला बाद में उन्हें भारी पड़ जाएगा। पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने आकर भारत की बल्लेबाजी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अपने पहले स्पेल में उन्होंने भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के महत्वपूर्ण विकेट लिए। भारत अब संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने 20 ओवर के बाद 141 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें रॉबिन उथप्पा के अर्धशतक का सबसे बड़ा योगदान रहा। अब बल्लेबाजी की बारी पाकिस्तान की है। इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को 142 रनों का लक्ष्य हासिल करना था और सभी को लग रहा था कि पाकिस्तान इस लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल कर लेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत और पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजी के सामने पस्त हो गई। यह एक घंटे की तरह है। भारत की बल्लेबाजी उतार चढ़ाव भरी रही और 19वें ओवर तक स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए और इस स्थिति में पाकिस्तानी कप्तान मिजय बॉल क्रीज पर खड़े हैं, जिन्होंने अब तक 43 रन बनाए हैं। अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को 12 रनों का बचाव करना था और ऐसे में कप्तान MS धोनी ने गेंद युवा श्रीसंत को थमाई। ओवर की दूसरी गेंद पर मिसबाह ने चौका लगाया और फिर इसी तरह ओवर की चौथी गेंद पर भी पाकिस्तान को चौका मिला और इस तरह पाकिस्तान का स्कोर भारत के बराबर हो गया और अब आखिरी 2 गेंदों पर पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन बनाना था और यहाँ कप्तान MS धोनी की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा आती है। अब इस मैच को सिर्फ कप्तान MS धोनी की फील्ड प्लेसमेंट और श्रीसंत की गेंदबाजी ही बचा सकती है। 5वीं गेंद पर श्रीसंत ने डॉट बॉल फेंकी और अब मैच आखिरी गेंद पर पहुंच गया था और आखिरी गेंद पर युवराज सिंह की शानदार फील्डिंग की वजह से मिसबाह उल हक रन आउट हो गए और ऐसे में ये मैच टाई हो गया। लेकिन रुकिए, अब आता है इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ICC का बॉल आउट, जहां एक गेंदबाज को नंगे स्टंप पर विकेट मारना था और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसकी कोशिश सफल मानी जाएगी। दोनों टीमों को 5-5 प्रयास करने का मौका मिलेगा और जो टीम सबसे अधिक विकेट लेगी वह विजेता होगी। आप फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट की अवधारणा को समझते हैं। अब जब बॉल आउट का समय आया तो सभी जानते थे कि पाकिस्तानी गेंदबाज कितनी सटीक और खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, इसलिए सभी को लगा कि बॉल आउट नियम के कारण पाकिस्तान यह मैच जीत जाएगा। लेकिन यहाँ कैप्टन कूल MS धोनी का दिमाग काम आता है, जो अपनी तेज बुद्धि से इस जटिल परिस्थिति को सुलझा लेते हैं। पहले प्रयास में गेंद वीरेंद्र सहवाग को दी गई, जो अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य था कि जब टीम में गेंदबाज मौजूद थे तो ऐसी गेंदबाजी प्रतियोगिता में गेंद वीरेंद्र सहवाग को क्यों दी गई। खैर, MS धोनी की रणनीति को केवल MS धोनी ही समझ सकते हैं। इसके बाद वह स्टंप के पीछे स्टंप लाइन पर बैठते हैं, जिससे गेंदबाज के लिए विकेट पर निशाना लगाना आसान हो जाता है। उनकी रणनीति काम करती है और सहवाग स्टंप पर गेंद मार देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के यासिर अराफा आए और वह स्टंप से चूक गए। इसके बाद हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा ने भारत के लिए दोनों बार विकेट लिए, जबकि उमर गुल और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए विकेट लेने से चूक गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों बार MS धोनी अपनी रणनीति के अनुसार स्टंप की लाइन में बैठे थे।
जबकि पाकिस्तानी कीपर तीनों बार स्टंप से थोड़ा दूर खड़ा था। इस अनोखी प्रतियोगिता में MS धोनी का अनोखा उपाय काम आया और इस तरह भारत ने यह ऐतिहासिक मैच जीत लिया। इस मैच में जीत के साथ भारत ने सुपर हीट के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां भारत के ग्रुप में 3 टीमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड थीं। अब आने वाले सभी मैच भारत के लिए काफी कठिन होंगे। ऐसा होने जा रहा था क्योंकि इसका एक कारण यह था कि यह विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जा रहा था। सुपर स्टेज शुरू हुआ और भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हार गया। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सहवाग और गंभीर ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। गंभीर ने 33 गेंदों पर 51 और शावक ने 17 गेंदों पर 40 रन बनाए, लेकिन उनके बाद कोई भी बल्लेबाज स्कोर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सका और भारत 20 ओवर के बाद मैच 10 रन से हार गया। यह हार सुपर स्टेज पर भारत के लिए एक बड़ा झटका थी और इससे भारत की सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की संभावनाओं पर भी असर पड़ा। मानो या न मानो, लेकिन भारत का हर दूसरा मैच अब नॉकआउट मैच बन गया। अब वो मैच आया है जिसे आज भी मिसाल के तौर पर दिया जाता है और यहाँ एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जो युवराज सिंह को रातों रात आइकॉन बना देगा। भारत बनाम इंग्लैंड, 19 सितंबर 2007, किंग्स मीट स्टेडियम, डरबन। जीवन में एक बार आने वाला क्षण। हमने देखा कि भारत ने पहले बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने टीम को एक बार फिर मजबूत शुरुआत दी। पहले 14 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा और गंभीर के 58 और सहवाग के 68 रनों की बदौलत स्कोर 129 तक पहुंच गया। 15वें ओवर में सहवाग आउट हो गए और उथप्पा आए। फिर अगले ओवर में गंभीर का विकेट गिरा और धोनी आए और फिर अगले ओवर में जब उथप्पा का विकेट गिरा तो पंजाब का शेर 26 वर्षीय युवराज सिंह मैदान पर आया और अब जो होने वाला था उसे कोई दोबारा नहीं दोहरा सकेगा। कुछ ऐसा जो क्रिकेट के ऐतिहासिक पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। युवराज ने अपनी पहली 6 गेंदों पर 14 रन बनाए और अब 19वां ओवर शुरू होता है जहां स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी करने आते हैं और 6 गेंदों में और इस ओवर में युवराज सिंह ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखना अटूट है। हालांकि हर भारतीय जानता है कि उस समय क्या हुआ था। क्रिकेट प्रशंसक यह बात अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि युवराज सिंह के वे 6 छक्के इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। दरअसल T20 विश्व कप शुरू होने से कुछ दिन पहले भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही थी, जिसके एक मैच में इंग्लैंड के दिमित्री मास्कनेस ने युवराज सिंह के ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए थे, जो कि युवराज सिंह की गेंदबाजी का अपमान था। तो बदला लेने के लिए युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्कों का वह कारनामा कर दिखाया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। युवराज सिंह ने मात्र 12 गेंदों पर 2 चौकों और 7 छक्कों की मदद से अपने 50 रन पूरे किए, जो आज भी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 50 रन के रूप में दर्ज है। इस पारी के बाद बोझ उन्होंने 20 ओवरों में 218 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने भी पूरी कोशिश की लेकिन 18 रन से पीछे रह गई और इस तरह भारत ने मैच जीत लिया। इस मैच को भले ही कई लोग भूल गए हों, लेकिन युवराज सिंह की उन 6 सफलताओं को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। भारत का अगला मुकाबला मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका से था और दक्षिण अफ्रीका अभी तक इस टूर्नामेंट में अपराजित था, इसलिए यह मुकाबला भारत के लिए थोड़ा कठिन होने वाला था और अगर भारत को सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो भारत को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने भारत के शीर्ष क्रम को अपने चंगुल में फंसा लिया, जहां एक समय भारत का स्कोर 4 विकेट पर 61 रन हो गया और प्रशंसकों की सेमीफाइनल की उम्मीदें भी धूमिल होने लगी। टीम इंडिया लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन ऐसे में रोहित शर्मा और MS धोनी की जोड़ी भारतीय टीम की तारणहार बन गई।
इस मैच में रोहित शर्मा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 50 रन और MS धोनी ने 45 रन बनाए। इस प्रकार भारत का स्कोर 154 रनों के अच्छे स्कोर पर पहुंच गया, जिसका बचाव करने में भारतीय टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। RP सिंह जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने एक के बाद एक दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों के विकेट चटकाए और उन्हें पवेलियन वापस भेजना शुरू कर दिया, जहां RP सिंह ने इस मैच में अपने 4 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम मात्र 113 रन पर आउट हो गई और इस प्रकार भारतीय टीम मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब बारी है सेमीफाइनल की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। उस युग में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत शक्तिशाली टीम थी, जिसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई भी टीम डरती थी। कई विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अलग हो गया था, जहां कई बार विरोधी टीम उनकी निकटता के कारण मैच हार जाती थी। एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू इस टीम में थे। हेडन, ब्रैड हॉज, एंड्रयू सिमंस, माइकल हसी, ब्रैटली, मिशेल जॉनसन जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिनमें से प्रत्येक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते थे। देखिए, अब तक तो भारतीय टीम जीत रही थी, लेकिन इस मैच को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रशंसक डरे हुए थे। इस कठिन मुकाबले में जहां हर कोई ऑस्ट्रेलिया से डर रहा था, वहां सिर्फ एक खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी और ऐसा फॉर्म दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी फेल हो गए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और 8 ओवर में 2 सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवाने के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 40 रन हो गया। लेकिन फिर युवराज सिंह आए, पुराने जमाने के युवराज सिंह, और रन बनाने लगे। युवराज सिंह ने 233 की स्ट्राइक रेट से 30 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली। उस मैच में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब दे सकता था तो वो हमारे युवराज ही थे। पाजी, उनकी वजह से भारत का स्कोर 188 तक पहुंच गया है और अब भारत को किसी भी कीमत पर इस स्कोर का बचाव करना होगा। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरा तो मैच में हर समय उसके विकेट गिरते रहे और मैच भारत के पक्ष में लग रहा था। हाँ, लेकिन एक समय मैथ्यू हेडन और एंड्रयू सिमंस की जोड़ी किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर ले जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया को 5 ओवर में केवल 52 रन चाहिए थे, लेकिन अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन से जीत हासिल कर ली। इस मैच के लिए युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। मैच के बाद धोनी ने कहा कि हम इस मैच में बिना किसी डर के खेले। हमारे गेंदबाजों की तरह योगेंद्र शर्मा से भी काफी रन देने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए। अगर हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और इसी तरह बिना किसी डर के खेलेंगे तो हम और अधिक मैच जीतेंगे। युवराज सिंह ने कहा कि वह फाइनल में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं। युवराज सिंह से लेकर योगेंद्र शर्मा, RP सिंह, श्रीसंत और गौतम गंभीर तक सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और MS धोनी के नेतृत्व में इस टीम को फाइनल तक पहुंचाया। और इस अंतिम चरण में भारतीय टीम का सामना अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से था, जिसे उसने महज 9 दिन पहले ही हराया था। मानो या न मानो, लेकिन पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट में लाल जर्सी पहनी थी। बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। पहली हार के बाद शाहिद अफरीदी और पूरी पाकिस्तान एकादश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मैदान पर होने वाला मामला था, लेकिन मैदान के बाहर भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल हम देख रहे थे, वह अगले स्तर का था। यह मैच T20 के राजा की तरह था, जो यह निर्धारित करेगा कि कौन सी टीम T20 चैंपियन बनेगी। एक तरफ दोनों टीमें पूरी तरह तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ उस दिन आए 32,000 प्रशंसक भी अपने देश का समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मैच शुरू हुआ और बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में शावक की जगह यूसुफ पठान को चुना गया।
उन्हें गंभीर के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया, लेकिन यूसुफ सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद थप्पा आए और वह भी सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब युवराज आए और कुछ ओवर तक रुके, लेकिन युवराज को कहीं भी हाथ खोलने का मौका नहीं मिला और उमर गुल की गेंद पर शॉट मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। 13 ओवर हो चुके थे और भारत 100 रन तक भी नहीं पहुंच सका। धोनी सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस हाई प्रेशर फाइनल मैच में भारतीय टीम के विकेट गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा। खिलाड़ी आते जाते रहे, लेकिन मैदान पर एक चीज थी जो पूरे समय मौजूद रही और वो थे गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने अपनी स्ट्राइक रखी और रन बनाते रहे और इस फाइनल मैच में ठोस प्रदर्शन किया और गंभीर ने अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली, जहां गंभीर ने 75 रन बनाए, जो इस कठिन दबाव वाले खेल में एक बड़ी बात थी। दबाव में गंभीर की पारी ने उनके करियर को सुपरस्टार करियर में बदल दिया। इन मैचों के माध्यम से ही एक खिलाड़ी महान खिलाड़ी बनता है। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अच्छी पारी खेली और नाबाद 30 रन बनाए। 20 ओवर के बाद भारत ने कुल 157 रन बनाए और उस समय कमेंटेटर भी कह रहे थे कि शायद यह स्कोर काफी नहीं होगा। जब पाकिस्तान लक्ष्य का पीछा करने उतरा और पाकिस्तान 15वें ओवर तक संघर्ष करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान को जीत के लिए 24 गेंदों पर 52 रन चाहिए थे, यानी डेथ ओवरों में। अब यह लक्ष्य असंभव लग रहा था, लेकिन तभी 16वें ओवर में मिसबाह उल हक ने हरभजन सिंह की गेंद पर 3 रन जड़े और पलड़ा पाकिस्तान के पक्ष में हो गया। पाकिस्तान को विश्व कप जीतने के लिए 19वें ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे, लेकिन तब तक उसने 9 विकेट गंवा दिए थे। योगेंद्र शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को अगला झटका तब लगा जब 5वें ओवर में मिसबाह ने एक और गेंद फेंकी और अब खेल महज औपचारिकता रह गया था, लेकिन इसके बाद जो वापसी हुई वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज भी यादगार है। अगली गेंद पर मिसबाह लैप शॉट खेलते हुए श्रीशांत के हाथों कैच आउट हो गए और इस तरह भारत ने 24 साल बाद आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी जीती और पहला T20 विश्व कप जीता। MS धोनी ने अपनी पहली कप्तानी में ही सबको दिखा दिया कि वह सचमुच गंभीर हैं और वह यहाँ सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि हावी होने के लिए आए हैं। इतने कम समय में ही उनकी नेतृत्व क्षमता हर जगह फैल गई थी। ड्रेसिंग रूम से लेकर देश के हर कोने में जश्न मनाया जा रहा था और पूरा देश एक बार फिर MS धोनी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम पर भरोसा जता रहा था। दोस्तों, यह 2007 T20 विश्व कप का वह फ्लैशबैक मोमेंट था। अभी 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप चल रहा है और इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना अच्छा है कि वह फिर से T20 विश्व कप जीत सके? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी याद आ सके कि कैसे भारतीय टीम ने 2007 में T20 विश्व कप जीता था। धन्यवाद।